रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के मध्य बनने वाला अस्थायी कोई भी ग्रुप बन जाए, कोई भी रिएक्शन का चीज बनती है तो उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। बीच में बनेगा वो जो अनस्टेबल होगा, जो आगे फॉरवर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट हमने कल पढ़े थे कि किस तरीके से डिसोसिएशन होता है। बॉन्ड का क्या है, टूटना किस तरीके से होता है। बॉन्ड दो तरीके से टूटता है। पहला होमोलाइटिक, जिसमें समान दोषों में टूटता है तो क्या बनता है, फ्री रेडिकल, ये वाला। और अगर हेटेरोलाइटिक डिसोसिएशन होता है अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो उसमें दो तरह के इंटरमीडिएट बनते हैं, कार्बोकेटाइन और कार्बोनेट। ये कल देखा हमने। अब हम एक वन बाय वन की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट बना, कार्बोएनाइन बना और फ्री रेडिकल बना, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, वो कैसा दिखता है, इसके बारे में हमें स्टडी करना हो सकता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, कंपेयर करते हैं कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3। तो सिंपल हम लिखते हैं CH3 या फिर R3C प्लस। R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप इसमें हो सकता है। इसी तरीके से कार्बोएनाइन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये प्लस चार्ज है तो ये माइनस है। इस पे +1 चार्ज है और इस पे -1 चार्ज। क्लियर है दोनों में। अब फ्री रेडिकल में ना प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब लेते हैं इसमें एंगल। एंगल से पहले देखते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है। संकरण क्या है, इसके अंदर sp2। अब sp2 कैसे निकालते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको। ये कैसे लिखेंगे, जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, सेंट्रल एटम है उसको लिखेंगे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 3 है। वैसे 4 होते हैं, क्योंकि प्लस चार्ज आ गया तो एक तो निकल गया, बच्चे कितने, 3। तीनों लिखे हमने। और तीनों किससे बने हुए हैं, H से। तो 1H 2H 3H, तो कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब है S1 और 2 बचे sp2। तो यहाँ पे इसमें संकरण क्या पाया जाता है, sp2 संकरण पाया जाता है। और इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास में 3 तो प्रोटॉन है, ठीक है ना, 3 तो H से बंधा हुआ है। और एक नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसके पास में। तो कितने हो गए देखो, 1 2 3 और एक लोन पेयर। लोन पेयर को हम काउंट करते हैं, 4 हो गए। S और P के कितने, 3। तो इसमें संकरण क्या हो गया, sp3। क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं रेडिकल में। अब रेडिकल में दो स्थिति बनती है। अगर मान लीजिए हमारा रेडिकल है R3C रेडिकल है, और अगर R छोटा ग्रुप हो, हाइड्रोजन हो, CH3 ग्रुप हो, छोटे साइज का ग्रुप हो, तो उनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होता तो क्या होगा, हमारे पास में sp3। ठीक है, sp3 में एंगल देखो कितना है, 160 है। और sp2 में 120 है। तो बल्कि ग्रुप कहाँ एडजस्ट हो सकता है, यहाँ एडजस्ट होगा या यहाँ एडजस्ट होगा, 160 इसमें यहाँ पे क्योंकि एंगल जितना कम होगा उनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही कम होगा। तो ये चीज कहाँ पे लागू होगी, इसके ऊपर। ठीक है, क्लियर है। जब बल्कि ग्रुप होगा तो sp2 और हल्का ग्रुप होगा, छोटा होगा तो sp3। क्योंकि sp3 में क्या होगा, 160 का एंगल होगा। छोटा ग्रुप आराम से 160 के एंगल में आराम से अरेंज हो सकते हैं। जब बल्कि ग्रुप हो जाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो क्या होगा, फैल जाएगा। तो फैलने से क्या हो जाएगा, वो 120 डिग्री के एंगल पे अरेंज हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन लागू हो जाएगी हमारे इसके लिए। ठीक है, कंपेरिजन। अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, स्ट्रक्चर एंड शेप। ये क्या होगा, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, जिसकी स्ट्रक्चर हमारे इस तरीके से होगी। अगर आप मॉडल से देखें इसको तो आपको ये दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा, एक H, दूसरा H और तीसरा। यहाँ पे क्या होता है, जैसे P
जेड। कौन सा ऑर्बिटल है ये? पी जेड, जो कि क्या है? खाली है। आगे समझ में? अभी हम नाम दिया हमने ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखो ट्राइगोनल है, 120 का एंगल हो गया, ठीक है। एक पी जेड खाली रहा है इसमें, पी जेड की लोब एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है। अब इससे ये है कि जब हम उसके रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो अब जो कैटाइन है, अब इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल अर्थात जो प्लस आयन को अट्रैक्ट करता है, जो स्नेह करता है, वो अटैक करेगा इस पर, तो बराबरली इधर भी अटैक कर सकता है और इधर भी। अर्थात हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? दोनों तरह का मिलेगा। अर्थात मान लीजिए शुरू में यहाँ से अभिकारक निकला, तो जैसे ही अभी पहले तो क्या sp3 था, जैसे ही यहाँ निकला तो क्या हो गया? sp2 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, इधर से अटैक करेगा, तो हमें रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर जैसा कंपाउंड मिलेगा। अगर इधर से अटैक करेगा तो रिएक्टेंट के रिवर्स इनवर्स प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। तो ये इसकी ब्यूटी है कि इसमें हमें दोनों तरह के कंपाउंड मिलेंगे जब हम मैकेनिज्म को इसकी स्टडी करेंगे। क्लियर है? अब दूसरे अंदर क्या है? ट्राइकोनल पिरामिडल लिखा है, sp3 है, तो sp3 अम्ब्रेला शेप हो जाता है इसका, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक लोन सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, अगर r माने तो r हो गए 3, h मान रहे हैं तो 3h हो गए, ठीक है। अब sp3 में जनरली हमारा एंगल कितने का होता है? 109, 28 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है? लोन पेयर है, यहाँ पे 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2, ये दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, ये भी रिपेल कर रहे हैं, ये भी रिपेल कर रहे हैं, तीनों आपस में रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को बराबर अमाउंट से। यहाँ पे लोन पेयर है, अब लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें किसी तरह का दूसरा अट्रैक्शन नहीं है ऊपर की तरफ, तो पूरा का पूरा क्या कंसेप्ट? इस सेंटर कार्बन के जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका रिपल्सन इससे रिपल्सन और इससे रिपल्सन तीनों से होगा। अब पावर ऑफ रिपल्सन ये वाला ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। आगे समझ में? अब इसका रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये एंगल क्या होगा? ये ऐसे अंदर की तरफ घुस जाएगा, अंदर की तरफ चले गए तो यहाँ पे जो 120 डिग्री का एंगल था, सॉरी 109 डिग्री का एंगल था, वो रिड्यूस हो गया, कितने का हो जाएगा? 160 का। आगे समझ में? इसे वेस्पर थ्योरी में आता है ये लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है ना। इस रिपल्सन के कारण इसका एंगल में क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होने के कारण ये लगभग 160 डिग्री में ये दिखाई देता है। ये आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम, तो डाउट है इसमें नहीं है। अब इसका हो गया क्लियर। अगर ये sp2 है, sp2 होगा तो कैसा होगा ऑर्गेनाइजेशन? sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो फ्री रेडिकल में कंपेयर करें, अगर मान लीजिए बल्कि ग्रुप है, ठीक है, ऐसे बल्कि ग्रुप है हमारा, बड़ा ग्रुप है, तो ये बताइए किस में ज़्यादा रिपल्सन होगा? स्टेरिक इंडेक्स किस में होगा? मान लीजिए यहाँ पे हमने फिनाइल ग्रुप लगा दिया, या भी फिनाइल ग्रुप लगा दिया, या कोई बड़ी बल्कि ग्रुप लगा दिया, तो रिपल्सन का अमाउंट किस में कम होगा? इसमें स्ट्रक्चर को देखो, इन दोनों में से किस में कम होगा? इसमें कम होगा। ये स्ट्रक्चर जो हमारी दे रही है, इनके बीच में एंगल अलग है, इसमें बीच में एंगल अलग है। ये एंगल कितने का है? 160 का, मतलब एक और इनके बीच में 120। कौन सी नज़दीक होंगे? इसमें नज़दीक होंगे। ये बड़ा ग्रुप है, ये भी बड़ा ग्रुप है, ये भी बड़ा, ये नज़दीक आ गए, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो ये क्या करेंगे? दूर, ये इसको धक्का मारेगा, ये इधर धक्का मारेगा, ये धक्का मारेंगे, और ये क्या आ जाएगा? बिल्कुल प्लेन में आ जाएगा, और स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? अब यहाँ पे रिपल्सन का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। आगे समझ में? तो बल्कि ग्रुप होगा तो हमारी स्ट्रक्चर रेडिकल में, फ्री रेडिकल में ये होगी, और अगर छोटा ग्रुप होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? ये वाली स्ट्रक्चर। आगे समझ में? कोई डाउट है प्रैक्टिकली? बोलो।
नहीं है, चले आगे। अब देखते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। इसमें कितने होंगे? 6। देखा अभी 6 है। इसमें कितने होंगे? स्टेट पूरा है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे बढ़ गई, -7 और इसमें 7। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इसकी चुंबकीय प्रकृति देखेंगे। तो ये बताइए कौन कौन इन दो तीनों में से कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक, अर्थात अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। ये तो हो गया। तो इसमें सारे के सारे पेयर होंगे ना, सारे के सारे किसमें है? बॉन्ड में है, जोड़े में है, पेयर है, इसका मतलब डायमैग्नेटिक। ठीक है। और इसमें भी क्या है? 2 पेयर में, ये भी पेयर में, ये भी पेयर, और 2 नॉन पेयर है। तो नॉन पेयर हमेशा क्या होता है? पेयर में। अपन लिखते हैं ना, इस तरीके से लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? पेयर में। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? हमेशा पेयर में। तो ये दोनों क्या होंगे? पेयर में है। पेयर में है तो ये क्या, ये भी क्या होंगे? डायमैग्नेटिक। अब इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, 2 तो पेयर में है, ये पेयर में, ये पेयर में, ये पेयर में, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब इसका पेयर नहीं है, सिंगल है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना। कभी कभी पूछ लेता है, या फिर हम बात दी आपको एग्जाम में पूछ लिया कि कार्बोकैटायन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब आप सिंपल लिखोगे कार्बोकैटायन ये है, उसका हाइब्रिडाइजेशन ये होता है, ठीक है, और क्या लिख सकते हो? स्ट्रक्चर लिख सकते हो। लेकिन हम कुछ एडिशनल लिखेंगे, कुछ अलग से लिखेंगे, कुछ ज़्यादा लिखेंगे जो उससे रिलेटेड है, तो हमें इम्प्रेसिव रहेगा हमारा आंसर और अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है। तो हम पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें जोड़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर, अर्थात केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट बन रहा है। अब इंटरमीडिएट बन रहा है, एक तो बना और ज़्यादा देर तक अगर वो स्टेबल नहीं रहता है तो हो सकता है प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो? कम हो। अगर वो थोड़ा सा स्टेबल होगा तो उसमें रिएक्टेंट या कोई भी ग्रुप जो जुड़ने वाला है उसके लिए उसकी अवेलेबिलिटी या उपस्थिति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर उसकी उपस्थिति या अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो प्रोडक्ट बनने की संभावना भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर समझ, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर है जो कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी या स्थायित्व को बढ़ाते हैं, उनमें से क्या क्या है? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? बता सकते हो क्या होता है? माइनस प्लस 2 तरह के इफेक्ट होते हैं। क्या होता है? प्रेरणिक प्रभाव, हिंदी में बोलते हैं उसको। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण सिग्मा बॉन्ड को शिफ्ट होना, या फिर पाई की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहे हैं हम? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना किस पे, किसके द्वारा होता है? मीजोमेरिक। क्या समझ में क्लियर है? तो सिग्मा बॉन्ड में अगर मान लीजिए हमारे पास में स्ट्रक्चर है, हमारी स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे इकट्ठा हो रखा है। अब हमें चाहिए कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है। तो स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी? जब इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कर दें? डिस्ट्रीब्यूट कर दें, फैला दें इसको, अर्थात इस पे से इधर उधर फेंक दें इसको। कैसे फेंका जा सकता है? कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? प्लस चार्ज है, अर्थात इसको थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ कर देंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हमने उसकी नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन देने की। तो इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, इसको भी इधर भी दे दिया, इधर भी दे दिया, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी इस कार्बन पे, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब चूंकि ये कैसा प्रभाव डाल रहा है? प्रेरणिक प्रभाव डाल रहा है। हमने लिखा प्रेरणिक प्रभाव, उसको कहते हैं हम सिग्मा बॉन्ड के, क्या हो रहा है ना? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। आई अब प्लस देना है या माइनस देना किस पे डिपेंड करेगा? इसकी नेचर पे, अर्थात इस पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो रहा है? इस पे प्लस चार्ज क्रिएट हो रहा है ना,
इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो इस पे कौन सा चार्ज हो रहा है, प्लस चार्ज, इसलिए इसको प्लस आई फाइव ग्रुप करेंगे। क्या समझ में? तो जितने भी प्लस आई जो ग्रुप होते हैं वो क्या करेंगे, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो सॉरी चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसके बाद में रेजोनेंस, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अभी हम इसका एग्जाम्पल से और समझेंगे, ठीक है। फिर है हाइपर कॉन्जुगेशन, अर्थात जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इसको भी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रक्चर होगी, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी की बढ़ेगी। इसके लिए देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करना हमें कार्बन से, तो क्या होगा, ऐसा ग्रुप जोड़ना पड़ेगा जो उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, और वो खींच रहा है तो उस पर क्या चार्ज क्रिएट हो रहा है, माइनस, इसलिए हम इसको माइनस आई करेंगे। तो ऐसा कोई भी ग्रुप जो क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच रहा हो, तो कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। रेजोनेंस सेम, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। क्लियर है? यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है, 7 है ना टोटल, तो होने चाहिए कितने, एक इलेक्ट्रॉन का मैंने ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो इसको ऐसे कोई ग्रुप जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बढ़ाता हो, वो क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। तो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, रेजोनेंस जितना ज़्यादा होगा वो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा वो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे जो लिखी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, डाउट हो कोई भी चीज़ डाउट हो इसमें, कोई चीज़ लाइन समझ में नहीं आ रही तो कंसल्ट, क्लियर है? चले आगे। अब देखो हमने डिसाइड करा है स्टेबिलिटी फैक्टर, एक एक एग्जाम्पल लेके हम करेंगे, और उसके बाद में ये देखेंगे कि कौन सा कार्बोकेटायन है, कौन सा कार्बन है मोर स्टेबल, ठीक है। बता दो इसको, ये लिखा मैंने कार्बोकेटायन, ये सिंपल कार्बोकेटायन लिखा है। यहाँ पे मैंने किसी भी तरह का बोर्ड नहीं लिखा, यहाँ पे हम सिर्फ समझेंगे कि रेजोनेंस, पहला चीज ले रहे हैं हम रेजोनेंस को, कि रेजोनेंस कैसे स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। यहाँ पे रेजोनेंस, अब देखो नॉन पाई रेजोनेंस, हमेशा रेजोनेंस के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, पाई बोर्ड या पाई इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। अब यहाँ पे देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जुड़ जाएगा, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको, अर्थात 3 बॉन्ड बनाए, चौथा बना सकता है अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। इलेक्ट्रॉन दे के इसके साथ कोई बॉन्ड बनाना चाह रहा है तो ये अलाउ करेगा, क्या बनाओ, इसके पास कुछ है नहीं देने के लिए। तो ये पाई क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाता है। अब नई स्ट्रक्चर क्या होगी, रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर को डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड, ये हमारी बेंजीन, और यहाँ पे देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे क्या किरण होगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये होगा, ठीक है। अब ये भी शिफ्ट हो सकता है हमें, नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज का क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। फिर नेक्स्ट ये इसको फुलफिल करने के लिए ये पाइप इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट होगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये वापस
है, आइए यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है, तो ये वापस यहाँ पे जाएगा ये। अब देखो एक फिनाइल ग्रुप लगने पर कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है? 5। ठीक है, और हम इससे C कार्बोकेटाइन लगा दें और इससे pH कितनी कर दें? 3।